हेलो फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अर्थक्वेक और या भूकंप लेकर के आए हैं। एग्ज़ाम में मैक्सिमम बार क्वेश्चन ये बहुत कॉमन टॉपिक है, इससे पूछ लिए जाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि भूकंप के आने के कारण क्या है, वो किस प्रकार से आते हैं, किन कारणों से आते हैं और उनके आने के पीछे मुख्य वजह क्या है, किस बल के कारण भूकंप जो है वो आते हैं। तो आज के टॉपिक में हम भूकंप से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सबको भी साथ साथ में डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक। सबसे पहले भूकंप या अर्थक्वेक। अर्थक्वेक होता क्या है, भूकंप कहते किसे, उसकी परिभाषा क्या है। पृथ्वी का अनावश्यक रूप से हिलना भूकंप कहलाता है। जब पृथ्वी बहुत ज़्यादा कांपने लग पड़ती है, पृथ्वी की ऊपरी सतह, और अनावश्यक रूप से पृथ्वी जो कांपती है, जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, क्योंकि भूकंप के आने से हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। तो पृथ्वी का भूकंप की परिभाषा क्या बनी कि भूखंड पर पृथ्वी की आंतरिक उथल पुथल के कारण जो कंपन पैदा होती है उसे हम भूकंप कहते हैं। मतलब पृथ्वी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई उथल पुथल होगी जिसके कारण पृथ्वी के सतह के ऊपर जो कंपन पैदा होगी, जो अर्थ जो हिलेगी, शेकिंग करेगी जो पृथ्वी, उसे हम भूकंप कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भूकंप के आने के मुख्य कारण क्या है, रीजंस क्या हैं। सबसे पहला कारण है ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी का फटना जिसके कारण पृथ्वी जो है वो कांपती है। दूसरा कारण है हिमखंडों का खिसकना, बड़े बड़े आइसबर्ग्स का खिसकना एक जगह से दूसरी जगह पर, या उनका टूट कर गिरना, जिसके कारण भी भूकंप आते हैं। और तीसरा और मुख्य कारण जो है पृथ्वी की प्लेटों में गति होना, या उनका टकराव होना, या उनमें असंतुलन के कारण भूकंप आते हैं। और ये भूकंप आने की मुख्य वजह है। इसमें एक वर्ड है प्लेट। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्लेट होता क्या है। पृथ्वी के ऊपर जो पृथ्वी के ऊपर जो दृढ़ सरफेस है, जो कठोर, जो पृथ्वी के ऊपर जो धरती का जो कठोर हिस्सा है, वो सभी क्या कहलाती हैं, प्लेटें कहलाती हैं। हम भी किसी प्लेट के ऊपर ही खड़े हुए हैं। तो प्लेट का मतलब क्या निकला कि पृथ्वी के ऊपर का कठोर सतह जो है वो प्लेट कहलाती है। अब प्लेटों के कारण किस प्रकार से भूकंप आते हैं, जैसे मान लीजिए ये है हमारी पृथ्वी, अर्थ, और पृथ्वी के अंदर 100 किलोमीटर के ऊपर एक परत पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं दुर्बल मंडल या एस्थीनोस्फीयर। ये जो एस्थीनोस्फीयर है ये सेमी लिक्विड स्टेट में है, ये सेमी लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, और इसके ऊपर जो है वो सभी प्लेटें जो हैं वो स्थित हैं। तो हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो सभी प्लेट्स के ऊपर स्थित हैं। तो इन प्लेटों में हमेशा जो है वो गति होती रहती है, ये कभी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ये चलती रहती हैं। तो सबसे पहले जब इनके बारे में जान लेते हैं कि इन प्लेटों में गति के कारण किस प्रकार से भूकंप जो है वो आते हैं। जब दो प्लेटें, एक प्लेट ऊपर की तरफ जा रही है और दूसरी नीचे की तरफ जा रही है, जब दो प्लेटों में इस प्रकार से मूवमेंट होती है, इस प्रकार से गति होती है, जब एक प्लेट ऊपर जाती है और दूसरी नीचे आती है, तो इस गति को हम बोलते हैं रूपांतरित गति। क्या बोलते हैं इसे हम, रूपांतरित गति, या इंग्लिश में बोलेंगे इसे कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट। तो कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट एक गति है जिसके कारण से क्या होता है, मुख्य रूप से जिसके कारण से भूकंप आते हैं। जब दो प्लेटों में घर्षण होगा, एक ऊपर जाएगी दूसरी नीचे आएगी, तो जिसके कारण क्या होगा, भूकंप आते हैं, और इस गति को हम बोलते हैं रूपांतरित गति। अब दूसरी मूवमेंट क्या होती है, जब एक प्लेट एक डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है बिल्कुल उससे, और दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जब जाते हैं, तो इस गति को हम बोलते हैं अपसारी गति। क्या कहते हैं इसे हम, अपसारी गति, और इसे बोलेंगे हम क्या, डाइवर्जेंट मूवमेंट। तो डाइवर्जेंट मूवमेंट के कारण क्या, कौन सी क्रिया घटित होती है, डाइवर्जेंट मूवमेंट के कारण क्या होता है, ज्वालामुखी फटते हैं या ज्वालामुखी आते हैं डाइवर्जेंट मूवमेंट के कारण। अब तीसरी मूवमेंट है जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है और ये आपस में एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं, तो इस प्रकार की गति को हम बोलते हैं अभिसारी गति। अभिसारी गति, या इसे बोलेंगे हम डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट। तो डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट के कारण जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है, डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट के कारण और अभिसारी गति के कारण क्या होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। पर्वतों का निर्माण होता है, और हिमालय पर्वत का निर्माण भी इसी
अभिसारी गति के कारण ही हुआ है। और इसका मतलब ये हुआ कि हिमालय पर्वत के नीचे भी दो प्लेटें स्थित हैं जो आपस में एक दूसरे के घर्षण के कारण एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हैं, जिसके कारण से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इसके अलावा जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं जैसे कि जापान है, इसका मतलब ये हुआ कि जापान भी किन्हीं दो प्लेटों के कोई दो प्लेटों के ऊपर, दो प्लेटों के किनारों के ऊपर स्थित है, जिसके कारण से जापान में भी सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो जापान में दो प्लेटें हैं, एक है एशियन प्लेट और दूसरी है प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो जापान जो है एशियन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट के किनारों के ऊपर स्थित है, जिस कारण से जापान में भी बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं। जैसे कि ये मैंने अभी भी आपको बताया कि अभिसारी गति के कारण पर्वतों का निर्माण होता है, तो उसी प्रकार से जैसे कि हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, तो हिमालय पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में जैसे कि भारत के, जैसे कि यूपी, बिहार, J&K, हिमाचल प्रदेश, बिहार, इन सभी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा क्या है, कंपन फील की जाती है, कंपन आती है, क्योंकि जो हिमालय पर्वत है वो अभिसारी गति के कारण इसका निर्माण हुआ है और इन सभी क्षेत्रों में भूकंप जो है वो रेगुलर फ्रीक्वेंट आते रहते हैं। तो ये था भूकंप आने का मुख्य कारण या भूकंप किस प्रकार से आते हैं। और ये जो थ्योरी है, ये जो प्लेटों की जो मूवमेंट की थ्योरी है, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से ली गई है। प्लेट टेक्टोनिक के जो 3 पॉइंट्स हैं वहाँ से ली गई है ये थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दी थी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी थी अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। कब दी थी? 1915 में दी थी। 1915 में उन्होंने ये थ्योरी दी थी और उसी के आधार पर हमने ये जाना है कि किस प्रकार से जो प्लेटों की मूवमेंट होती है और किस प्रकार से जो है वो भूकंप आते हैं। तो अभी हमने ये जाना कि रूपांतरित गति के कारण जो है वो, या कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट के कारण जो है वो भूकंप आते हैं। अब हम जान लेते हैं कि भूकंप आते हैं और वो किस प्रकार से आते हैं और उन्हें किस प्रकार से किस किस नाम से पुकारते हैं जहाँ पे भूकंप आता है। तो देखिए, जैसे जहाँ से भूकंप जो है वो स्टार्ट होता है, जहाँ पे जिस पॉइंट से भूकंप स्टार्ट होता है उसे हम बोलते हैं फोकस। इंग्लिश में बोलते हैं फोकस और हिंदी में बोलते हैं अभिकेंद्र। और उसी जगह के फोकस के ठीक 90 डिग्री के एंगल के ऊपर, ये याद रखिएगा, स्ट्रेट पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी की क्रस्ट के ऊपर, भूपर पट्टी के ऊपर, वो पॉइंट जहाँ पर भूकंप फील किया जाता है सबसे पहले, उसे हम बोलते हैं अधिकेंद्र या एपी सेंटर इंग्लिश में हम कहते हैं। तो जिस प्रकार से जब ये कंपन फील की जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता से ये कंपन जो है एपी सेंटर के आसपास के क्षेत्रों में भी फील की जाती है। धीरे धीरे इस कंपन का दायरा जो है वो बढ़ जाता है। जहाँ तक ये कंपन फील की जाती है उस सारे क्षेत्र में जो है वो भूकंप आता है। तो इसी कारण से बोलते हैं कि जब भूकंप आता है एपी सेंटर के आसपास बहुत ज़्यादा क्षति होती है, क्योंकि वहाँ पर इसकी तीव्रता जो है वो बहुत ज़्यादा होती है भूकंप की। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस इसमें से निकल के आते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। भूकंप की तीव्रता को मापने का यंत्र कौन सा है? भूकंप को तीव्रता को मापने का यंत्र कहलाता है सिस्मोग्राफ। अब भूकंप जो है वो तरंगों के रूप में आता है, आपको पता होगा, अर्थक्वेक्स जो है वो वेव्स के रूप में आता है। तो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को किस स्केल पर मापा जाता है? आपने बहुत बार सुना होगा कि भूकंप आया वो इतने रिएक्टर पे आया जो बहुत ज़्यादा विनाशकारी है। जब बोलते भूकंप 6 या 6.3 रिएक्टर से अधिक हो जाता है तो बहुत ज़्यादा टोटल लॉस हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्षति हो जाती है। तो भूकंप की तीव्रता को मापने की कुछ स्केल है। सबसे पहला स्केल है जिसे हम बोलते हैं रिएक्टर स्केल, और दूसरा है रॉसी-फेरल स्केल। इन स्केल्स के ऊपर भूकंप को मापा जाता है, लेकिन ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो कहता है रिएक्टर स्केल को। अब भूकंप जो है वो वेव्स के रूप में आता है। तो भूकंपीय तरंगें जो है वो कितने प्रकार की होती हैं और उनकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं? इससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी तरंग है जो सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है, कौन सी तरंग है जो सबसे पहले एपिसेंटर में पहुंचती है। तो उनके बारे में बात करते हैं। तो भूकंप की मुख्य रूप से जो है वो 3 तरंगें होती हैं। सबसे पहली तरंग है जिसे हम बोलते हैं पी वेव्स। पी वेव्स को प्राइमरी वेव्स के नाम से भी जाना जाता है कि ये प्राइमरी वेव्स हैं, और इनकी जो तीव्रता है वो सबसे ज़्यादा अधिक होती है। गति में ये सबसे ज़्यादा अधिक होती है। इनकी गति जो है वो 6 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, और जो बहुत ज़्यादा अधिक है। और इसकी सबसे बड़ी मुख्य विशेषता है कि ये सॉलिड और लिक्विड दोनों में से ये गुजर जाती है, दोनों में से ये क्रॉस कर जाती है। इसी कारण जो पी वेव्स हैं ये पृथ्वी के काफ़ी अंदर तक, कोर तक
जहाँ पर सेमी लिक्विड स्टेट में जो है वहाँ तक भी ये पहुँच जाते हैं। दूसरे वेव्स जो हैं वो हैं सेकेंडरी वेव्स, एस वेव्स हैं, उन्हें हम सेकेंडरी वेव्स के नाम से जानते हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं ये हैं कि ये केवल सॉलिड में ही मूव कर सकती है, सॉलिड में ही गति कर सकती है, कठोर क्षेत्रों में ही, और लिक्विड क्षेत्र में पहुंचकर ये लुप्त हो जाते हैं। जबकि इनकी गति जो है वो भी बहुत ज़्यादा अधिक है, वो है 4 से लेकर 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड तक है। अब बात करते हैं तीसरी वेव्स के बारे में, एल वेव्स। एल वेव्स इन्हें हम लॉन्ग पीरियड वेव्स भी बोलते हैं और इन्हें एक और नाम से पुकारते हैं, इन्हें हम बोलते हैं लव वेव्स, लव वेव्स या सरफेस वेव्स। तो एल वेव्स को 3 नामों से पुकारते हैं, एक है लॉन्ग पीरियड वेव्स, दूसरा है लव वेव्स और तीसरा है सरफेस वेव्स। अब एल वेव्स की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यह एपिसेंटर पर सबसे अंत में पहुंचती है, सबसे लेट पहुंचती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इनकी गति जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, गति इनकी कम होती है, जिस कारण से सबसे लेट जो है वो एपिसेंटर पर पहुंचती है। मैंने अभी आपको बताया कि वो क्षेत्र जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है उसे हम बोलते हैं फोकस, और वो क्षेत्र जो पृथ्वी के ऊपर फोकस के बिल्कुल ऊपर 90 डिग्री एंगल होता है उसे हम बोलते हैं एपिसेंटर। तो एपिसेंटर पर ये जो तरंगे हैं जो सबसे ज़्यादा लेट पहुंचती हैं, परंतु लेट पहुंचने के बावजूद भी ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। सबसे ज़्यादा विनाश जो है वो एल वेव्स के द्वारा होता है। अब इन्हीं तरंगों के बारे में कुछ और मुख्य बात है, वो ये है कि पी और एस तरंगे जो हैं ये पुश करते हुए, एक दूसरे को पुश करते हुए ये आगे की तरफ बढ़ती हैं, जबकि जो एल वेव्स हैं वो किस रूप में आगे बढ़ती हैं? वो जिगजैग फॉर्म में आगे बढ़ती हैं एल वेव्स। तो ये था तरंगों के बारे में एक हल्का सा डिस्क्रिप्शन। आपको एग्जाम में बहुत बार पूछ जाता है कि सबसे ज़्यादा विनाशकारी वेव्स कौन सी हैं, तो आप बोलेंगे सबसे ज़्यादा विनाशकारी हैं एल वेव्स। सबसे ज़्यादा तीव्र गति से चलने वाली वेव्स कौन सी हैं, तो वो हैं पी वेव्स। और कौन सी वेव्स हैं जो लिक्विड में आने पर लुप्त हो जाती हैं, तो वो हैं एस वेव्स। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में एग्जामिनर पूछ लेते हैं कई बार। अब भूकंप के बारे में अंत में कुछ और मुख्य बातें हैं कि पृथ्वी के ऊपर, हमारी पूरी पृथ्वी के ऊपर जो है वो भूकंप जो है वो किन किन भागों में पाए जाते हैं और कितनी मुख्य पेटियां हैं। तो सबसे पहले भूकंप जो है वो पृथ्वी के ऊपर मुख्य रूप से 3 पेटियों में पाए जाते हैं। सबसे पहली पेटी है जिसे हम बोलते हैं प्रशांत महासागरीय पेटी, जिसका नाम है पैसिफिक बेल्ट। और प्रशांत महासागरीय पेटी जो है ये सबसे ज़्यादा बड़ी पेटी है और यहाँ पर पूरे विश्व के 67% जो है वो अर्थक्वेक, 67% जो अर्थक्वेक हैं वो इसी पेटी में आते हैं। और इस पेटी में ही जो सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, इस पेटी में ही मुख्य जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि अलास्का है, न्यूजीलैंड है, कैलिफोर्निया है, जापान है, ये सभी कंट्रीज़ जो हैं वो इसी पेटी के अंतर्गत आते हैं। दूसरी पेटी है जिसका नाम है मध्य महाद्वीपीय पेटी, और जिसमें कुल 21% जो है वो भूकंप आते हैं पूरे विश्व के। और भारत भी, इंडिया सब कॉन्टिनेंट जो भारतीय महाद्वीप है वो भी इसी पेटी के अंतर्गत आता है। तीसरी पेटी की बात करते हैं, वो है मध्य अटलांटिक पेटी, और इसमें कुल 16% जो है वो भूकंप आते हैं और सबसे कम भूकंप जो है वो इस पेटी में आते हैं। और ये था इसके बारे में डिस्क्रिप्शन कि कौन कौन सी पेटी जो है वो कहाँ कहाँ पर है और उसमें कितने प्रतिशत जो है वो भूकंप आते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक भूकंप से रिलेटेड। आई होप ऑल ऑफ यू विल लाइक इट। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टिल देन